एमपी की सियासत हर रोज रंग बदल रही है। एमपी में ऑपरेशन लोटस के बाद शिवराज सरकार अस्तित्व में आई और अब एमपी में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा साहब। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सियासत जिस तरह करवट ले रही है, उन तमाम मामलों पर हम उनसे विस्तार से बात करेंगे। नाहटा साहब, आपका स्वागत है। एमपी में इस समय कुछ इस तरह का सीन है कि हर रोज़ ये खबर आती है कि कांग्रेस का कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? देखिए, अब जो हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही कि कांग्रेस के लोगों को कुछ लालच देके और जिस तरीके से लाया जा रहा है, एक तरीके से तो मैं कांग्रेस के लिए अच्छा ये मानता हूँ कि चलिए, कांग्रेस बहुत सालों में जो कांग्रेस सत्ता में रही और कांग्रेस में सत्ता के साथ जो स्वाभाविक रूप में जो कोई भी पार्टी सत्ता में रहे उसमें जो विकृतियाँ आती हैं, कांग्रेस में भी आई, लेकिन कम से कम अब उसकी सफाई शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए धन्यवाद कि जो कमज़ोर मन के लोग थे वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप दोनों पार्टियों को छोड़ दें तो इस देश में प्रजातंत्र में कम से कम दो पार्टियां ऐसी चाहिए जो मजबूत हों, विचारधारा पे खड़ी हों और देश उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। विचारधारा अपनी हो सकती है, लेकिन उसके नाते देश कहाँ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जो लोग जा रहे हैं, जिससे मैं कह रहा हूँ कि जाने से कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। 40% जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट में, वो इसी तरीके से जिनके दीन ईमान पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वो कैबिनेट के सदस्य हो गए। अगर इसमें आप जो मंडल निगम के जो पद दिए जा रहे हैं और दे दिए गए हैं और जो दिए जाने वाले हैं उनको जोड़ लें तो फिर आप मान के चलें कि आधी भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों से बन गई है। तो ये एक पार्टी जिसका एक पुराने ज़माने में निष्ठावान कार्यकर्ता था, मैं उनसे विचारधारा पे उनके खिलाफ रहा हूँ, लेकिन जिसने इस पार्टी को बनाने के लिए इतना किया, आज उस कार्यकर्ता को बहुत पीछे धकेल दिया गया और ये इस तरह के लोगों के साथ लेकर पार्टी सत्ता में बने रहने के उपक्रम कर रही है। तो देश के सामने जो सबसे प्रमुख मुद्दा अब हो गया, अब ये नहीं रहा कि कांग्रेस से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। देश के सामने मुद्दा ये हो गया कि इस प्रजातंत्र को अगर बचाना है तो इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अगले 27 आम उपचुनाव इसी बात को तय करेंगे कि देश की जनता, प्रदेश की जनता क्या चाहती है, और मैं समझता हूँ यही वो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। आपने बड़ी ख़ास बात बोली, बड़ी बात बोली। यदि हम थोड़ा नाहटा साहब और पीछे जाते हैं और जो ऑपरेशन लोटस एमपी में चला और सिंधिया कांग्रेस छोड़ के चले गए, तो क्या इस पूरे प्रकरण में आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गलतियां कांग्रेस के हैंड पे भी रही होगी कि सिंधिया को पार्टी छोड़ना पड़ा? और बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि वो तो कांग्रेस पार्टी में उनका अपमान हुआ, उनकी नहीं सुनी गई, इसलिए वो आए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बीजेपी कुछ कहे, आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं था और सिंधिया जी पहले व्यक्ति नहीं थे जिसने ऐसा किया। गोवा, मणिपुर, आप जितने 12 राज्यों में अगर वो हैं तो अधिकांश में वो इसी तरीके से सत्ता में आए हुए लोग हैं। उन राज्यों में तो ऐसा नहीं हुआ था। उनने किसी तरीके से अपने दिल्ली में सत्ता में होने का अधिकार अब फ़ायदा उठा के गोवा में उल्टा कर दिया, मणिपुर में उल्टा कर, जहाँ एक विधायक या 2 विधायक उनके थे और सरकार उनने बना ली, वहाँ वो किस नेता के लिए कहेंगे कि कांग्रेस की कमजोरियों के कारण हुआ। मैं इनकार नहीं करता हूँ, कांग्रेस से कुछ गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन आप दूसरी बात और देखिए, कौन लोग गए? सिंधिया जी गए। मैं समझता हूँ कि सिंधिया जी जिस दिन से आए, पिताजी की विरासत लेके आए, कांग्रेस ने उनके सम्मान में कहीं बहुत कमी नहीं की और उनको वो सब दिया जो शायद और कोई व्यक्ति उनके कांग्रेस में आता तो इतने समय में उसको मिल पाता। सचिन पायलट जी को देखिए,
वो पिताजी की विरासत लेके आए और उनको वो सब कांग्रेस ने दे दिया, जिस तो मैं समझता हूँ बाकी साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता तो अपने जीवन के अंत तक भी उन बातों की उतनी अपेक्षाएं नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि इनको मिला, लेकिन शायद इनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हो गई, इसलिए इनको दूसरी बातें नज़र आने लग गई कि हमारा अपमान हुआ जैसी बातें। पर मैं कांग्रेस ने थोड़ी बहुत गलती की भी हो तो वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि जिसके कारण आप पूरे प्रजातांत्रिक ढांचे को चरमरा दें। नाटा साहब, एक और बात, आप सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और ज़मीन से जुड़े हैं आप, और ये जो इस समय जिस तरह की दशा और दिशा पॉलिटिक्स की हो गई है, एक ज़माना था जब एक उसूल और प्रिंसिपल हुआ करते थे पार्टियों के भी, नेताओं के भी, लेकिन क्या इस समय जो हालात दिख रहे हैं, हम पार्टी से हट के बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स की जो दशा और दिशा है, इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम निम्नतम स्तर तक की राजनीति देश की पहुंच चुकी है, और पिछले सालों में भी कुछ न कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं इनकार नहीं करता। सत्ता में हम रहे, कुछ दूसरे लोग रहे, लेकिन पिछले 6 सालों में जो कुछ हुआ है राजनीति को लेकर, वो मैं समझता हूँ जितनी कड़वाहट आई, जितनी भाषा का स्तर गिरा है, जितने व्यवहार का स्तर गिरा है, वो मुझे लगता है कि इन 6 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ। और आप सही कह रहे हैं कि इसमें अब यहाँ मैं समझता हूँ कि पार्टियाँ तो उस स्तर तक पहुँच चुकी, अब तो देश की जनता को इस बात को सोचना है कि यहाँ से प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमें क्या करना है। आपातकाल लगा था, देश की जनता को लगा कि प्रजातंत्र के साथ अच्छा नहीं हुआ, देश की जनता ने ऐसा एक जनादेश दिया कि जिससे स्पष्ट हो गया कि भविष्य में ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी। आज फिर वही स्थिति है, आज एक अनौपचारिक आपातकाल है, जहाँ संस्थाएं टूट रही हैं, जहाँ लोग सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं के ऊपर भी शंका व्यक्त कर, कितनी सही है कितनी गलत ये नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग की कार्यवाही पर शंकाएं हो रही हैं, सीएजी के ऊपर रिटायर होते ही उनको बड़े पद दिए जा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से संस्थाओं को हमने 70 सालों में इस देश के प्रजातंत्र में हमने निष्पक्ष बना के रखा, आज उनका वो निष्पक्षता ही भंग हो रही है। तब मुझे लगता है कि अब पार्टियों की जवाबदारी कम हो गई और देश के मतदाता और समाज की जवाबदारी बड़ी हो गई कि अगर इस प्रजातंत्र को बचाना है, इन संस्थाओं को बचाना है, तो फिर हमें कुछ सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। अभी दिलीप मंडल जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि जब मैं इंडिया टुडे का एसोसिएट एडिटर था तब हमने कई कवर पेज स्टोरी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चलाई थी, लेकिन उनके रिपोर्टर को कभी पीएमओ में ना रोका गया ना एड बंद हुए। तो ये किस तरह के स्थितियां है जो इस समय देश में दिखाई दे रही है? ये जो मैंने आपसे कहा कि आज न्यायपालिका को लेकर शंका है, आज चुनाव आयोग को लेकर शंका है, आज सीएजी को लेकर बातें हो रही है, उसमें मैं भूल गया और आपने अच्छी बात कही कि मीडिया तो सबसे ऊपर है। हमने तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा। हम सब देख रहे हैं देश को बांटने का काम जो दिल्ली से शुरू हो रहा है, मीडिया पूरा का पूरा उस हवन में अपनी आहुति दे रहा है और देश को बांटने का काम कर रहा है। वो मुद्दे जो इस देश के गरीब आदमी को, आम आदमी को छूते हो, वो मुद्दे जो भारत को भारत महान बनाने की बात करते हो, जो सारी दुनिया में भारत का एक पोजीशन बनाने की बात, वो तो मीडिया में खो गए। आज तो मुझे लगता है कि कहीं से निर्देश आए और मीडिया उस राह पे चल गया, कुछ अपवादों को छोड़ के। तो ये जो कुछ हो रहा है, आपने ठीक कहा, जब आप देखें कि आपातकाल जैसी स्थिति है और स्थितियों में, जैसा आपने कहा मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले, कभी ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे और एक चुने हुए चैनल पर जाकर अपनी बात कहने को पसंद करे? कभी ऐसा इस देश में हुआ कि मीडिया का एंकर इस तरीके से बात करे मानो एक पार्टी का कार्यकर्ता हो और वो मीडिया नहीं चला रहा हो, पार्टी के लिए कोई संवाद बना रहा हो? तो ये सबकी सारी व्यवस्थाएं जो 70 सालों में बना के रखी, और वो व्यवस्था जिसने साहस दिया कि वो इंदिरा गांधी को भी हरा दे और अटल बिहारी वाजपेयी को भी हरा दे, आज वो साहस हमने इस समाज से छीन लिया। आज उन संस्थाओं से वो साहस छीन लिया। तो ये आपने बहुत सही कहा और मैं मानता हूँ कि यही चुनौती इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी है।
एक और ख़ास बात, आपने जो अघोषित आपातकाल की बात की है, तो इस देश में पिछले 4 महीने जो कोविड के गए हैं उसमें जो लॉकडाउन किया गया और जिस तरह से 10 करोड़ मजदूर भारत की सड़कों पे थे, इसको किस नज़र से देखते? क्या ये लॉकडाउन और उसके बाद जो स्थितियाँ पैदा हुई उसको कितना सही मानते हैं आप? नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले 6 साल में जो भी कुछ निर्णय हुए, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ मीडिया पे, टीवी पर आकर कहा, उन सब के पीछे भावना कोई ना कोई चुनाव को जीतने की थी। जब नोटबंदी हुई, जब जीएसटी लागू किया गया और अभी ये लॉकडाउन किया गया, तो एक सनसनी फैलाकर, जैसे मीडिया में कुछ अखबार होते हैं कि जो केवल सनसनी फैलाकर अपना व्यापार करते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियां, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो देश को चला रही है, वो भी सनसनी फैलाकर कोई काम करना चाहती है। आज रात को 4 घंटे के बाद में नोट जो है वो उनकी वैधानिकता समाप्त हो जाएगी। आज रात को 12 बजे हम जो है वो देश स्वतंत्र हो गया है क्योंकि हमने जीएसटी लागू कर दिया है। मतलब जैसे स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए, अब हम जीएसटी को उस तरीके से मना रहे हैं। और जब लॉकडाउन हुआ तब ये परिस्थितियां बनी कि लाखों की संख्या में मजदूर चले। और वो जो कहानियां आप जैसे अच्छे पत्रकारों ने, आप जैसे चैनलों ने चलाई, लेकिन सवाल इस बात का कि मीडिया का बड़ा वर्ग जब इन सब मुद्दों को छोड़कर, मैंने कहा कि देश को बांटने की बात में लग जाता है, तब क्या होता है? जब अखबार यदि यही भाषा बोलने लग जाए, तब क्या होता है? तो बात वहीं आके टिकती है कि हाँ, लॉकडाउन में भी वही सब कुछ गलत हुआ जो पहले होता रहा है। और हर बार एक जैसे कि कोई अनुभवहीन व्यवस्था इस देश में बैठ गई है कि जिन्हें पता नहीं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। नाटा साहब, इतना सब माइनस है, उसके बावजूद वो कौन सी बात है जिसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि एक बात तो आप माने, और मैं स्वीकार करता हूं राजनीति में होते हुए, कि अब राजनीति में विचारधारा सेकेंडरी हो गई है। चुनाव किसी तरीके से जीत जाना प्राइमरी हो गया है। और इसलिए सत्तारूढ़ दल ये सोचता है कि किसी भी तरीके से हमें सत्ता में रहना है। और मेरे को लगता है कि दूसरा, मेरी पार्टी सहित बाकी प्रतिपक्ष भी कहीं ना कहीं चुनाव को केंद्रित करके राजनीति को बनाने लगा। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। हमें विचारधारा को बहुत स्पष्ट रूप से जनता को समझाना पड़ेगा। अगर हमारे पॉलिटिकल फोरफादर्स ने अगर इस देश को 60 साल तक चलाया है, इस देश में सेक्युलरिज्म को लेके, सोशलिज्म को लेके हमने जो बातें की हैं, तो इसलिए नहीं हो गई कि हमने लोकसभा के अंदर बैठ के कोई कानून बना दिया, कोई प्रस्ताव पास कर लिया। इसलिए हुए कि हमारे नेताओं ने आम आदमी को सिखाया कि इस देश को सेक्युलरिज्म की क्यों आवश्यकता है। इसलिए चले कि हमने आम आदमी को सिखाया कि सोशलिज्म का रास्ता उसके लिए क्यों अच्छा है। आज वो सब बात खत्म हो गई। मुद्दों से हटकर मीडिया बात करने लगा, मुद्दों से हटकर राजनीति बात करने लग गई। तो ये इसके जो दुष्परिणाम झेलना है देश को, वो तो झेल ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। नाटा साहब, एक खास बात हो रही है कि कमलनाथ जी ने जब इस्तीफा दिया सरकार से, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद फिर कल आएगा। और अभी जब आखिरी बैठक विधायकों की उन्होंने की, उसके बाद कहा कि अगली बैठक हम लोग राजभवन में शपथ के बाद करेंगे। एमपी की सियासत में आप कमलनाथ जी के करीबी माने जाते हैं, पुराने और वरिष्ठ नेता है। ये जो कॉन्फिडेंस दिखता है कमलनाथ जी में, इसका क्या वजह है, क्या खास बात है? उनको ऐसा कैसे लगता है कि 27 में 27 सीटें कांग्रेस जीतेगी? देखो, कल क्या परिणाम होगा, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्यों नहीं इस देश के समाज और जनता पर विश्वास करना चाहिए। जिस जनता ने, उसे लगा कि इंदिरा जी ने गलती की है, तो उसने अपना स्पर्श दिया। जब उसे लगा कि नहीं, अटल जी को इस वक्त तो अटल जी के पक्ष में जनादेश नहीं जाना चाहिए, उसने एक निर्णय ले लिया। तो उस समाज पर, उस जनता पर अगर कमलनाथ जी विश्वास कर रहे हैं, तो वो क्या गलती कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो उनका विश्वास है कि जनता देख रही है कि करोड़ों की बात करने लगा वो एमएलए जो कल साइकिल पे चलता था। तो आखिर उसके बाद जनता क्या तब भी नहीं जगेगी? और क्या जनता इस बात को नहीं समझेगी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किसके जेब से जा रहा है?
तो इसलिए कमलनाथ जी का विश्वास है कि कल जब चुनाव आएंगे तब यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है स्थानीय समस्याएं एक तरफ रह जाएंगी, यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्या देश में इस तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार जो सरेआम हो रहा है और जिस स्तर पर जाकर हो रहा है ये रुकना चाहिए। कमलनाथ जी का अगर आत्मविश्वास है तो मैं समझता हूँ, मैं उनको बधाई दूंगा कि कम से कम उन्हें इस प्रदेश की जनता पर विश्वास है कि वो ऐसा जनादेश देगी कि भविष्य में इस तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार करने का साहस कोई भी पार्टी का नेता नहीं कर पाए। नाटा साहब, आप मंदसौर रहते हैं और उसी ज़िले की सुवासरा सीतामऊ पर उपचुनाव होना है, क्या आपका को लगता है आने वाले समय में कि क्या परिणाम आ सकते हैं वहाँ पे? और हरदीप सिंह डंग जो आप ही की पार्टी से रहे, आपके काफ़ी जूनियर रहे हैं वो, तो क्या सीतामऊ सुवासरा में कौन सी खास बात रहेगी कांग्रेस के पक्ष में? जो मैंने कहा जो प्रदेश में है वो सुवासरा में है। सुवासरा सबसे पहले इसलिए कि हरदीप सिंह डंग तो उस दिन जिस दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली उसी दिन वो राजभवन के बाहर आकर धरने पे बैठ गए कि उनने मान लिया कि मेरे को मंत्री क्यों नहीं बनाया। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से सौदेबाजी करते रहे वो सबको पता है। वो अपने मित्रों को और मीडिया को सुवासरा में बता के दिल्ली चले गए, वो गेम फेल हो गया पहली बार में। दूसरी बार तो वो तो ये जो सब कुछ हुआ प्रदेश में उसके अग्रणी लोगों में से वो थे। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि जो प्रदेश की जनता के साथ सुवासरा रहेगा। और सुवासरा की एक विशेष बात आपको बताता हूँ, एक ये चुनाव छोड़ दीजिए, हरदीप सिंह डंग जीते आखिरी चुनाव, इसके पहले तक सुवासरा की जनता में साहस था कि वो विरोध के साथ खड़ी रही। उनका विधायक अधिकांश बार विरोधी पक्ष का रहा, विपक्ष का रहा, सत्तारूढ़ दल का नहीं रहा। उनने इस बात की चिंता नहीं की। तो मैं नहीं समझता वो, मैं उस सुवासरा की जनता में विश्वास करता हूँ और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस वहाँ पे चुनाव जीतेगी। और मैंने कहा कि मुद्दा और क्या होगा, मुद्दा कोई और नहीं, राजनीतिक भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। और हरदीप सिंह उसके प्रतिनिधि बन गए हैं, उसके प्रवक्ता बन गए। तो इसलिए हरदीप की जवाबदारियाँ उन बाकी 26 MLA से और ज़्यादा है। काफ़ी बड़ी बात बोली आपने कि ये लोग राजनीतिक भ्रष्टाचार के आइकॉन बन गए। नाटा साहब, एक और बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, हरदीप सिंह डंग की, ये वो शख्सियतें हैं जो ये कहते रहे हैं किसान आंदोलन को लेके शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि ये हत्यारी सरकार है शिवराज सरकार। और वही लोग इस समय सरकार में शामिल है जो किसान आंदोलन पे इस तरह की टिप्पणियां करते रहे थे। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास दिखता है। ये तो मैं कह रहा हूँ, अब यही तो इसलिए बॉल इस वक्त न कांग्रेस के कोर्ट में न बीजेपी को, बॉल तो इस वक्त जनता के कोर्ट में कि जनता कल पूछेगी भाई, अभी कल कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि सिंधिया जी क्या बोलते थे, हरदीप सिंह डंग क्या बोलते थे। वो वीडियोस वो लोग चला रहे हैं, जनता चला रही है उन वीडियोस को कि कल आप ये कहते रहे, आपने सारी जिंदगी आपने कोई एक विशेष राजनीतिक विचारधारा की बात की, आपको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से देश को खतरा है। अचानक ये मोदी जी के प्रति, शिवराज सिंह जी के प्रति आपका प्रेम क्यों उमड़ा? सिर्फ इसलिए कि सत्ता चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ संपत्ति चाहिए? तो मैं मानता हूं कि देश की जनता और प्रदेश की जनता इसको समझे। क्या इस समय आपके पास उपचुनाव को लेके जवाबदारी है, चूंकि कमलनाथ जी के करीबी हैं, क्या मूवमेंट रहेगा आपका? मैं तो कांग्रेस का करीबी हूँ, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूँ, जवाबदारी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हरदीप सिंह डंग नहीं हूँ कि जिसे कोई ना कोई पद चाहिए। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होकर अपने आप को मैं गर्व महसूस करता हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते सुवासरा में कांग्रेस को जिताने के लिए, और मैं कहता हूँ कांग्रेस को नहीं, इस प्रदेश की जनता को जिताने के लिए, जिसके निर्णय को बदलने का दुस्साहस जिन लोगों ने किया, उसके खिलाफ एक जनादेश देने के लिए जो भी कुछ करना होगा मैं भी करूँगा, मैं अपना योगदान दूंगा और मेरे लिए गर्व की और संतोष की बात होगी। नाटा साहब, एक आखिरी बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ आपने बात कही बीजेपी ने सौदेबाजी की, डील की, लेन देन हुआ, इसलिए ये लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए, खरीदे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी संगठन को लेके बड़ी कमजोरियां हैं, या उस तरह का इस समय कांग्रेस पार्टी का मूवमेंट नहीं है जैसे पहले हुआ करता था? कुछ कमियां कांग्रेस संगठन में भी दिखाई देती है आपको? मैं अगर
केवल इसलिए कि अपनी पार्टी के पक्ष में मुझे बोलना है, मैं आपकी बात को नकार दूं तो ये बहुत सच नहीं होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन में कुछ कमियां हैं और हमें सबको बैठ के चिंतन करना पड़ेगा। वो प्लेटफॉर्म जिस पर चिंतन हो सके, वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं हमें फिर से रचना पड़ेगा, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। शायद उस प्लेटफॉर्म की कहीं ना कहीं कमज़ोरी रह गई है, जहां हम इस बात पर चर्चा कर सकें, एक संवाद कर सकें और ये समझ सकें कि हमारे जो पुराने नेता थे जिनने सालों तक, मतलब जवाहरलाल नेहरू 23 साल से ज़्यादा जेल में रहे, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं रहे, एक विचारधारा के लिए रहे, एक लक्ष्य। तो हम सबको वापस, जब तक हम वहाँ नहीं लौटेंगे, हमारा भविष्य पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल कांग्रेस को फिर वहीं लौटना पड़ेगा और जो बाद के समय में जो लोग हमारे भीतर आए, उनको कांग्रेस के उस विचार को, उस इतिहास को हमें समझाना पड़ेगा। इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। धन्यवाद नाटा। धन्यवाद। ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र नाटा साहब, जिनका साफ तौर पे मानना है कि मध्य प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है और आने वाले समय में उपचुनाव के जो परिणाम है वो कांग्रेस पार्टी के हक में जाएंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भी आत्मचिंतन की आवश्यकता है, उसके संगठन में सुधार की ज़रूरत है। तो ये था दोस्तों अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।